नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों याली बुक में डिस्कस कर रहा हूँ। ये लुसेंट की सामान्य ज्ञान वाली जो बुक है वास्तुनिष्ठ, इसमें लास्ट में आप देखेंगे तो विविध वाला टॉपिक डाला हुआ है। तो इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूँ, जो ये पहला पन्ना है दोस्तों, इसको डिटेल में डिस्क्राइब एवं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। जो विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम है ना, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम में काम आएगा दोस्तों। आपके पास बुक होगी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं तो समझा ही रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये आगे का डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर में फटाफट से पूरा को हम सारा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, धमाकेदार तरीके से डिटेल में बताने की, परीक्षा ओरिएंटेड बताने की, और जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए, ये सब बताने की मैं कोशिश करूंगा। विविध सारा कंप्लीट कराऊंगा। फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जिससे आपको देखने में आसानी जाए। सबसे पहले बात करते हैं अपन TRAI, ट्राई का पूरा रूप क्या है करके पूछा है। तो ट्राई का पूरा रूप होता है दोस्तों, स्टैंड फॉर, यानी इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये होता है, इसका डी आंसर सही होगा। तो ट्राई का मतलब होता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण होता है। यह एक सरकारी निकाय है जो भारत के दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है। भारत के दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है दोस्तों ट्राई, है ना। दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है ट्राई। भारत में दूरसंचार उद्योग को बढ़ावा, यानी भारत में दूरसंचार उद्योग को बढ़ाने में मदद करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करता है ये दोस्तों, इतना याद रखें इससे बस। ट्राई है ना। ट्राई की स्थापना कब की गई थी, तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। 20 फरवरी 1997 में ट्राई की स्थापना की गई थी। बस संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से की गई थी, इतना याद रखें। तो ये ट्राई देश के दूरसंचार क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार भारत के दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है, याद रखना है ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का फुल फॉर्म क्या है। तो ISI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये दूसरा होगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है ना। तो क्या है ये ISI का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंट होता है, या पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है, इतना याद रख सकते हैं अपन, है ना। इस्लामाबाद में है, इतना याद रख सकते हैं। तो खुफिया एजेंसी है, इतना याद रखें, खुफिया एजेंसी है। फुल फॉर्म आ जाता है कई बार। आसियान की बात करते हैं, आसियान क्या है। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये सी होएगा दोस्तों, सी होगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, ये सी होगा। तो क्या है ये, तो यह इसका हिंदी में मतलब मैंने बता दिया, दक्षिण पूर्व। इसका हिंदी मतलब होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में की गई थी दोस्तों। आसियान के सदस्य देशों में आता है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश इसमें शामिल है, इतना याद रखना है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी होता है दोस्तों। तो अपने को इतना याद रखना है। और क्वेश्चन आ सकता है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, जकार्ता, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, इतना याद रखें। आसियान का फुल फॉर्म याद रखना है। HUDCO का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। लिमिटेड को नहीं हटा देंगे अपन, तो इतना इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो है ना, तो इसको हिंदी में बोलेंगे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह भारत के एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1970 में आवास और शहरी विकास परियोजना के वित्त पोषण के लिए की गई थी, है ना। आवास और शहरी विकास परियोजना के वित्त पोषण, है ना, वित्तीय सहायता वित्त पोषण के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आवास और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराना है। दीर्घकालीन वित्त यानी पैसा, धन उपलब्ध कराना है दोस्तों। बस इतनी चीजें इससे पता होना अपने को। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इतना याद रखें बस, है ना। ये इतना सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, ये इतना याद रखें।
बात करेंगे APEC का पूर्ण रूप, तो APEC जिसको एपेक भी बोल सकते हैं अपन, एशिया स्पेसिफिक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं होता, कॉरपोरेशन होता है, ये आएगा है ना। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या है, तो एपिक एक अंतर सरकारी मंच है, अंतर सरकारी मंच है जो एशिया प्रांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना जो है 1989 में की गई थी, इतना पता होना है ना। तो आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाता है, ये आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाता है। आर्थिक और तकनीकी सहयोग को तीव्र करना इसका काम है। सामुदायिक भावना को बढ़ाना, क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि का सृजन करना इसका काम है दोस्तों। इसमें इसके लगभग 21 सदस्य देश हैं जो कई बिलियन से अधिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये अपन बोल सकते हैं क्या है ये, तो अंतर सरकारी मंच है, नाम से पता चल रहा है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग इसका नाम है, इतना याद रखें। ज़्यादा चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में तो कम चीज़ें आएगी लेकिन अपने को ज़्यादा चीज़ पता रहती है तो छोटी चीज़ बन जाती है। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी आंसर होएगा इसका। क्या है ये, तो ये सेज की सीमाओं के अंदर स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है, यानी सेज जो है देश की सीमाओं के अंदर स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जहां व्यापार को और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। सेज में व्यापार और व्यापारिक कानून देश की बाकी हिस्सों से अलग होते हैं दोस्तों। सेज में जो है व्यापारिक कानून बाकी हिस्सों से थोड़े से अलग होते हैं, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे समझ बात करेंगे नेक्स्ट, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP का फुल फॉर्म पूछा है। तो MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम कहाँ लिखा, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है दोस्तों, है ना। ये तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसका मतलब वह न्यूनतम दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। क्या है इसका मतलब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है वह न्यूनतम दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ना, खरीदती है। और MSP का मकसद है कि किसानों को उनकी फसल पर कम से कम एक सुनिश्चित राशि मिल पाए। एक सुनिश्चित क्वेश्चन है, VPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस कहाँ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये D वाला होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये D वाला होगा, इसका नाम याद रखना है ना। थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं हिंदी में। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का एक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय है ये VPI, है ना। VPI सामान्य इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय है। VPI चयनित वस्तुओं की एक टोकरी के लिए मूल्य उदाहरण का एक साप्ताहिक संकलन होता है दोस्तों, याद रखना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, ये A वाला होएगा, है ना। तो NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG भारत के एक संघीय आकस्मिक बल है जो देश में आतंकवाद के सभी पहलुओं को संभालता है, याद रखना एकता, आतंकवाद के सभी पहलुओं को संभालता है। भारत और विदेश में आतंकवादी बम विस्फोट पर जानकारी एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है और मूल्यांकन करता है दोस्तों। तो अपन इसको बोल सकते हैं, NCC की स्थापना याद आ रही है मेरे को, ये हुई थी 1986 में, 1986 में, इतना याद रखना है। बात करेंगे सेबी की, बात करते हैं SEBI सेबी। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये आएगा इसका, ये है ना, याद रखना है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। या भारत में प्रतिभूति और वित्त का विनियामक बोर्ड है। सेबी की स्थापना कब हुई थी अपने को पता होना, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी दोस्तों, याद रखना है। इसके अलावा इसका मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, मुंबई में।
मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। इसके अलावा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। मेन मुख्यालय मुंबई में है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है पता होना। इसके अलावा नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है सेबी, है ना। निवेशकों के हितों की रक्षा करता है ये। आरडीएक्स के बारे में जानकारी के लिए बता दूं, आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या बोला? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होएगा 36 का बी वाला आंसर दिया है इसमें। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव लिखा है इसमें, है ना। डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट नहीं है दोस्तों, डिपार्टमेंट ही है, बोलने में गलत हो गया। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव ये है ना, एक्सप्लोसिव ये है। तो ये कितना याद रखना है, क्या होता है ये? तो एक गंधहीन, स्वादहीन, सफेद कार्बनिक यौगिक है ना, जो विस्फोटक के रूप में कार्य करता है। रासायनिक रूप से यह नाइट्रामाइड की श्रेणी में आता है दोस्तों, नाइट्रामाइड की श्रेणी में आता है। और आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने साल 1898 में आरडीएक्स का आविष्कार किया था, इतना याद रखना है। लेज़र की बात करते हैं अपन। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेज़र का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है ना। विकिरण से उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन करते हैं। इसमें लेज़र एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इतना याद रखना है। यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। एचडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है दोस्तों, याद रखना है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका आंसर बी होएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्या है ये? तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है दोस्तों, आईएमएफ की एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे साल 1969 में बनाया गया था, है ना, बनाया गया था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी आईएमएफ की ये मुद्रा है करके नहीं बोल सकते, क्योंकि एचडीआर ना तो कोई मुद्रा है और ना ही आईएमएफ का इसका दावा किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं संपत्ति है उसकी संपत्ति है, याद रखना है। इसका फुल फॉर्म एचडीआर का होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। CFL आपने घरों में यूज़ किया होगा। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप होता है, याद रखना है। इसका आंसर पहला सही होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। यह कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट या ऊर्जा बचत लाइट भी कहा जाता है इसको, ऊर्जा बचत, क्योंकि इसमें बिजली कम लगती है दोस्तों। यह एक लैंप होता है जिसमें, यानी बस इतना याद रख सकते हैं, कम ऊर्जा से ज़्यादा प्रकाश देता है, ये बिजली बचाता है, इतना याद रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म 39 का पूछा जाएगा, 39 वाले क्वेश्चन का है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है CFL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इधर देखते हैं अपन। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड है दोस्तों, याद रखना है। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक कंप्यूटरीकृत मशीन है जो बैंकिंग से जुड़े कामों को करने में मदद करती है ना। एटीएम से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और कई ऐसे एटीएम भी आ गए हैं जिसमें बैलेंस चेक यानी पासबुक अपडेट करने जैसी फीचर्स भी मिलते हैं। 24 घंटे उपलब्ध रहता है, इसीलिए इसका नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन रखा गया है। और ऑटोमेटेड का मतलब होता है दोस्तों, ऑटोमेटेड का मतलब होता है स्वचालित। ऑटोमेटेड का मतलब होता है स्वचालित यानी खुद से चल रहा है, वो स्वचालित रूप से काम करता है, इसलिए उसका नाम है ऑटोमेटेड। टेलर का मतलब होता है, यहाँ पे टेलर का मतलब है बैंक कर्मचारी। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है। एनी टाइम मनी नहीं है, कभी पेपर में आया तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है, याद रखना है।
बात करेंगे MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो इसका आंसर कौन सा पहला हो जाएगा, ये वाला पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्या है ये, तो ये क्या है, यह एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल चेक से जुड़े लेन देन को सुरक्षित और जल्दी प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, इतना याद रखें। NCERT का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये देखो ट्रेनिंग कहाँ लिखा, ये वाला है, ये आएगा पहला वाला, है ना। ये तो क्या है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, है ना, स्थापित किया गया था, याद रखना। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के श्री अरबिंदो मार्ग पर स्थित है इसका मुख्यालय, इतना याद रख सकते हैं। PSLV शब्द का पूरा नाम पूछा है अपने को, तो PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कहाँ लिखा ये है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो क्या होता है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया गया एक लॉन्च व्हीकल है। इसका इस्तेमाल ध्रुवीय कक्षाओं और अन्य कक्षाओं में उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, इतना याद रखना है बस। सिम का पूरा नाम पूछा है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है ना। तो क्या है ये, तो यह एक स्मार्ट कार्ड होता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल मोबाइल फोन में संचार के लिए किया जाता है ना, संचार के लिए किया जाता है। उसमें एक मोबाइल फोन के अंदर जो चिप लगी होती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो चिप रहती है ना, बस इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAS का फुल फॉर्म क्या है। CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कहाँ लिखा है, ये इधर साइड है। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, केवल UK के विश्वविद्यालयों के लिए लागू है, केवल वर्तमान में ये UK यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों के लिए लागू है। या छात्रों को प्रवेश के लिए पुष्टि करने के बाद छात्र वीजा प्रक्रिया, जो वीजा होता है ना दोस्तों, छात्र वीजा प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, याद रखें इतना बस। CTBT का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे। CTBT का पूरा नाम होता है कॉम्प्रेसिव न्यूक्लियर टेस्ट बेन थेरेपी। तो अपन बोल सकते हैं कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बेन थेरेपी है ये, इसका फुल फॉर्म ये होता है, याद रखना है। क्या है ये, तो ये दोस्तों इसका हिंदी में मतलब होता है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, है ना। यहाँ अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो स्थान या उद्देश्य की परवाह किए बिना परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाता है, परमाणु प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाता है, यानी परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाता है। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था ये। 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों, याद रखना, इतनी चीजें इससे आती है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, है ना। तो क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होता है दोस्तों, सिंड्रोम्स होता है, इसका नाम याद रखना है, पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इतना अपने को पता होना। इसका सी आंसर सही होगा, इसका सी आंसर सही होगा, याद रखना है। तो एड्स जो होता है ये एक वायरस से होता है, वायरस का नाम है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन HIV वायरस से होता है, ये वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। एड्स होने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भारी नुकसान पहुंचता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो कुछ भी होगा उसको तो लड़ने की क्षमता, जैसे खांसी हो गई या जुकाम हो गया तो उससे लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे हर रोग बड़ा होने लगता है ना। तो ये है, तो क्वेश्चन आते रहता है, याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये याद रखें। दूसरा HIV का फुल फॉर्म याद रखें। और क्वेश्चन आ सकता है एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है, इतना याद रखें।
का बताना है अपने को, सार्वजनिक निजी भागीदारी। सार्वजनिक निजी भागीदारी होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई मिलकर काम करती है। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र की इकाई निवेश करती है या प्रबंध करती है और बदले में सार्वजनिक परिसंपत्ति या सेवाएं उपलब्ध कराती है, इतना याद रखें बस। गेट का फुल फॉर्म पूछा गया, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, ये है इसका आंसर, है ना। 49 का क्या आंसर हो जाएगा? 49 का बी वाला हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। टेरिफ ये भी याद रखना है, टेरिफ एंड ट्रेड क्या है? इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार और क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने के लिए की गई थी दोस्तों, है ना। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। गेट का मकसद है सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को कम करना है इसका वो बस मकसद, इतना याद रखें। बात करेंगे टेलीविजन तकनीक के क्षेत्र में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड है याद रखना, लाइट नहीं है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लाइट नहीं है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह एक तरह का डिस्प्ले है जिसका इस्तेमाल टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। यह अपने आप में कोई प्रकाश नहीं पैदा करता बल्कि किसी दूसरे स्रोत से उस पर पड़ने वाले प्रकाश को मॉड्यूलेट करता है और अपने को डिस्प्ले में दिखाई पड़ता है। आ गया समझ? अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन है VVPAT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है वोटर वर्टिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, है ना। ट्रेल होता है। 51 का आंसर क्या है इसमें? 51 का आंसर है 51 का ए वाला, ये वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, है ना, ये है इसका आंसर। क्या है ये? तो वोटिंग मशीन में जो इस्तेमाल करते हैं अपन बटन दबाने के लिए, वही वाला है ना। ये पूर्ण रूप होता है इसका पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ही बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है, याद रखना है ना। जो पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अभी अपन वोट देने जाते हैं वहाँ पे जो मशीन रखी रहती है उसी का फुल फॉर्म है VVPAT, याद रखें, पेपर में आ सकता है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। जीएसटी का पूरा होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जब भी कोई वस्तु या सेवा आपूर्ति की जाती है तो जीएसटी का भुगतान किया जाता है, इसलिए वह उपभोग उन्मुख कर है, एक प्रकार का कर है, टैक्स है। इसका जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, है ना, लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन, ये भी याद रख सकते हैं, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था, है बस इतना, है ना। और पूछा जा सकता है जीएसटी कौन सा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, है ना। बात करेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, याद रखना है, प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बी वाला आंसर इसका सही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी वाला आंसर सही होगा। तो क्या है ये? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में बिना वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है ना, है ना। तो अपन बोल सकते हैं किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में बनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए साल की अवधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखना है। NAV का पूरा नाम पूछा जा सकता है। NAV का पूरा नाम होता है नेट एसेंट वैल्यू, नेट एसेंट वैल्यू, जिसको अपन बोल सकते हैं नेट एसेंट वैल्यू, है ना, वैल्यू होता है ना। तो ये होगा दोस्तों नेट एसेट, एसेट है, एसेट, नेट एसेट वैल्यू, इसका डी आंसर सही होगा। यह किसी म्यूचुअल फंड या निवेश फंड की पूर्ति, यानी यह किसी म्यूचुअल फंड या निवेश फंड की प्रति यूनिट कीमत को दर्शाता है दोस्तों, प्रति यूनिट कीमत को दर्शाता है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है नेट एसेट वैल्यू होता है, या किसी म्यूचुअल फंड या निवेश फंड की प्रति यूनिट कीमत को दर्शाता है। सरल शब्दों में मैं बताऊं आपको तो यह मूल्य है, यह वह मूल्य है जिस पर आप फंड की यूनिट खरीद या बेच सकते हैं, फंड की यूनिट खरीद या बेच सकते हैं, इतना याद रखें, इतना याद रखें।
तो इस तरीके से लेक्चर हमारा समाप्त होता है दोस्तों। ये काम की जानकारी मैंने देने की कोशिश किया। ये पहला पन्ना मैंने डिस्कस कर चुका था, दूसरा पन्ना इसमें डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।